सीधी बात है, अगर मैं छोटी वेवलेंथ इस्तेमाल कर रहा हूं तो बीटा भी क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो क्या लिखें, बिकम्स स्मॉल। तो फ्रिंज की विड्थ क्या बन गई बच्चे हमारे पास, स्मॉल बन गई। Give one difference between interference and diffraction of light. अच्छा जी, interference involves two slits, ठीक है। diffraction involves two slits, नहीं, diffraction में एक स्लिट होती है। diffraction involves one slit, तो both A and C, ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब both A and C are correct. ओके जी, बताइए यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट, हम पढ़ते ही हैं, है ना। Velocity of light is maximum in, of course बेटा, vacuum। vacuum में क्या होगी, V is maximum, और डायमंड में क्या होगी, V is minimum। जितना डेंसिटी बढ़ता जाएगा मीडियम का, उतनी डेंसिटी लाइट की वेलोसिटी बेटा क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो बताएं लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे है, डायमंड में है, और मिनिमम कहां पे बेटा लाइट की वेलोसिटी, सॉरी मैक्सिमम कहां पे है, वैक्यूम में है, और मिनिमम कहां पे है, डायमंड पे है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है और डायमंड में लीस्ट होती है बेटा। ओके जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। बड़ा आसान है, हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, उसमें चैप्टर्स के नाम बताओ क्या क्या है। इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। ऑलराइट, ये तीन चैप्टर्स हमारे पास इसमें आते हैं, तो तीनों इसका मतलब किस पे बेस्ड है, वेव नेचर पे बेस्ड है बेटा। तो बताओ कौन कौन से लिखे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। कह रहा डज नॉट सपोर्ट, तो भाई ऑब्वियसली वो कौन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये अपना नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर है, वो सपोर्ट नहीं करता, बाकी सब सपोर्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कौन से उस पे बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बेटा। That is based on what? It is based on the particle nature of light. Okay. One cannot see through fog because fog absorbs light. Light suffers total internal reflection. Refractive index of fog is infinity. सब बकवास है। Light is scattered by the droplets. Light is scattered by the droplets of the fog. That's why we cannot see through the fog. Which of the following colors is least scattered? देखो भाई मैंने बताया था आप लोगों को, विबग्योर। अब विजिबल की ही बात कर रहा है ये, इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, इसकी वेवलेंथ क्या होती है बोलो, मैक्सिमम होती है, बाकी बीच में तो इनके बीच में ही होगा, राइट। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड, किसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, ये सवाल है हमारे पास। तो बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है कि स्कैटरिंग जो होती है ऑफ लाइट जो होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा उसकी स्कैटरिंग सबसे कम, इसीलिए डेंजर सिग्नल्स जो है वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। तो लीस्ट स्कैटरिंग किसकी है बोलो, रेड कलर की है बच्चे। ओके, रेड, ओह माय गॉड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। रेड कलर इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाईएस्ट वेवलेंथ। कितनी होती है इसकी वेवलेंथ, 7800 एंगस्ट्रॉम। What a coincidence. नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही आ गया जो मैंने आपको इससे पहले जस्ट बताया। ओके, alright, again the formal announcement for the crash course that is going to be start just after your board examinations, so please be a part of it. Alright guys, let us move on to our next chapter, which is atoms. And before that, due nature of matter and radiation.
ऑलराइट जी, देखिए एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन निकल आते हैं, ढंग से समझेंगे तो बड़ा आसान होगा आपके लिए। which photon is more energetic, a red one or a violet one? देखो बेटा फिर से बताता हूं, विबग्योर के हिसाब से आप इधर को जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती है, इधर को जाते हो तो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हुई? वॉयलेट कलर की। एनर्जी क्या होती है बोलो? एच न्यू होती है एनर्जी, एच न्यू। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर वॉयलेट कलर की है बेटा, तो हाईएस्ट एनर्जी भी किसकी होगी बोलो? वॉयलेट कलर के फोटोन की होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, what is the rest mass of a photon? It is 0. Photon does not exist at rest. It keeps on moving with the velocity of light. Next question, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग। Name the units for measuring the kinetic energy of an electron. इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 10 to the power minus 19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the unit of the energy which is 1.6 10 to the power minus 19 जूल, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं इसको, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 10 to the power minus 19 in 10 to the power 6 जूल, which becomes 1.6 in 10 to the minus 13 जूल। तो what is my answer? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूटन तो फोर्स हो गया यार, वोल्ट क्या हो गया बोलो? वोल्ट हो गया वोल्टेज, तो ये तो होगा ही नहीं। वैसे भी अर्ग एनर्जी होती है, लेकिन अर्ग जो है जूल की एनर्जी है, सीजीएस में जो एक्सप्रेस करते हैं उसको, लेकिन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम लोग अर्ग में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिखाते हैं बेटा। ओके, the de Broglie wavelength of an electron moving with the speed of 6.6 10 to the power 5 meter per second is। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के कई फॉर्मूले हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, और पी जो होता है मेरे पास पी स्क्वायर बाई 2m जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, हम सभी जानते हैं। तो पी बन जाता है 2m e का अंडर रूट, तो यहां से बोल सकता हूं इट इज ऑल्सो इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में किसी भी चीज के लिए अगर किसी को मैंने एक्सेलरेट किया है किसी v पोटेंशियल डिफरेंस से, तो हम बोल सकते हैं E के जो है वो है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, और E के जो है किसी गैस पार्टिकल के लिए होती है 3/2 kT, सम गैस पार्टिकल हैविंग सम टेम्परेचर और एट अ टेम्परेचर T। तो लैम्डा मेरे पास ये भी बन जाता है h डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 2m3v, और ये बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ 3m kT, जहां पे k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा मुझसे? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.6 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं करना आप लोगों ने, वैल्यू भरनी है, दैट इज इट। बोलो क्या बनेगा? h होता है 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, मास होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, और स्पीड बोली है इसने 6.6 10 टू द पावर 5, तो दैट बिकम्स द वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। निकाल लेना इसको, मेरे ख्याल से ये जो कितना है अप्रोक्सीमेटली -3 बैठा ऊपर, -8 हो गया, -9 आना चाहिए इसका आंसर। अप्रोक्सीमेट कंक्लूजन कर रहा हूं मैं, ठीक है। The de Broglie wavelength of an electron, अच्छा तो हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the wavelength of an electron having an energy of 500 electron volt? अब बड़ा अच्छा देखो, बड़ी सिंपल बातें यार। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि लैम्डा जो होता है वो h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2m e के भी होता है, तो e के दिया गया है हम लोगों को यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे आप लोग? 500 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल बन जाएगा। ये वैल्यू भर दो, ये वाली h पता है आपको, m पता है, लैम्डा निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब कैलकुलेशन करना पर्पस नहीं है यहाँ पे, आपको कॉन्सेप्ट बताना पर्पस है, क्योंकि इट इज अ
वेरी शॉर्ट लेक्चर गोइंग ऑन फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अच्छा जी, an electron is accelerated through a potential difference of 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा, फिर वोल्ट ही होगा यहां पे, सिर्फ ये वोल्ट ही होगा बेटा। व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अरे भाई 300 वोल्ट से फेंका, एनर्जी क्या होती है बोलो? एनर्जी होती है ईवी, राइट? जानते हैं कितनी होती है? ईवी होती है। ई कितना है? इलेक्ट्रॉन फेंका, कितना चार्ज है इसमें बोलो? 1.6 10 to the power -19 कितने वोल्ट से किया? 300 से, ये बना अब ईवी। तो वोल्ट दिया गया, उसको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो चार्ज से, यू गेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आंसर बना? 48 4.8 और एक बना ये कितना? 10 to the power -17। दिस बिकम्स आवर आंसर। इट इज 4.8 10 to the power -17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Alright guys, two metals P and Q when illuminated with appropriate radiations emit photoelectrons. The work function of P is higher than that of Q. Which metal will have higher value of the threshold? अरे यार वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन होता है W नॉट, जिसको हम फाई नॉट भी बोलते हैं, वो होता है H न्यू नॉट। सिंपल सी बात है। तो भाई जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन बच्चे क्या होना चाहिए? ज्यादा ही होना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब क्या होगी? वर्क फंक्शन ऑफ P इज हायर देन दैट ऑफ Q, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी इसकी क्या होनी है? हायर होनी चाहिए। तो which metal will have higher value of threshold frequency? It is the P metal. Okay? Alright guys, let us go to the next one. Okay. D Broglie wavelength of an electron of energy E is given by, कुछ नहीं करना है, H is lambda is equal to H upon 2me। और इलेक्ट्रॉन की बता दूं मैं आप लोगों को, तो थोड़ा कैलकुलेट करते हो ना इसको, it comes out to be 12.27 by √v एंगस्ट्रॉम। ये भी इसका एक फॉर्मूला है। जब आप m की इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू बढ़ते ना 2m के निकाली थी हम लोगों ने भी, तो 2me बन जाएगी बेटा यहाँ पे h upon √2me। और एनर्जी E की फॉर्म में ये है और वोल्टेज की फॉर्म में ये है बेटा, राइट? तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास, द वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज इज, व्हाट इज द वेलोसिटी? इट इज c is equal to wavelength into frequency, right? This is the relationship between velocity and frequency and wavelength। तो भाई 100 हर्ट्ज है, लाइट की वैल्यू होती है स्पीड की 3 into 10 to the power 8, वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी है 100, तो बोलो क्या है वेवलेंथ? 3 into 10 to the power 6 मीटर। सिंपल, बी ऑप्शन। सिंपल फॉर्मूले पता होंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं बेटा। चलिए जी अगली बात पे आते हैं। According to the Einstein's photoelectric equation, the graph between kinetic energy of photoelectron ejected and the frequency of the incident radiation is, एक बड़ा बेसिक ग्राफ है बेटा, बहुत ही बेसिक ग्राफ। देखिए जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से बड़ी नहीं होगी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन नहीं होता, हम जानते हैं, राइट? तो भाई कम से कम फ्रीक्वेंसी की एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको न्यू नॉट बोलते हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पे कितना है बोलो? फ्रीक्वेंसी 0 पे ही किनेटिक एनर्जी स्टार्ट होगी तो गलत है। यहाँ देखो 0 पे ही किनेटिक स्टार्ट होगी तो ये भी गलत है। यहाँ भी 0 पे स्टार्ट होगी तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे एक ही ग्राफ है जिसमें इसने काइनेटिक एनर्जी 0 दिखाई है अप टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी। सो हम जानते हैं अप टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी द काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड दैट फ्रीक्वेंसी अप टू व्हिच this is 0, that frequency is less than the threshold frequency। One electron volt is equal to, I just told you, 1.6 10 to the power -19 joule।
The hypothesis regarding dual nature of matter of the material particles was proposed by, of course, डी ब्रॉगली। बेटा डी ब्रॉगली ने बोला था कि भाई अगर लाइट का ड्यूल नेचर हो सकता है तो मैटर का भी ड्यूल नेचर होना चाहिए। Matter waves are electromagnetic waves, are surely transverse waves, are surely longitudinal waves, exhibit diffraction. Now this becomes an interesting question. Matter waves electromagnetic waves तो नहीं है, surely transverse है, ऐसा नहीं बोल सकते। diffraction होती है कि बिल्कुल होती है diffraction of light, matter waves। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। एक बार फिर थोड़ा सोच लेता हूं मैं। मैटर वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नहीं, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आर श्योरली ट्रांसवर्स वेव्स, हमेशा ट्रांसवर्स नेचर होगा इनका वाइब्रेशन, नहीं, श्योरली जरूरी नहीं है। तो ये तीन गलत है, दैट्स व्हाई आई फील इट्स आंसर शुड बी दे एग्जिबिट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Okay, which of the following figures represents the variation of a particle momentum associated with de Broglie wavelength? बड़ा आसान है। What is P is equal to h by lambda, या what is lambda is equal to, उल्टा बोल दो, what is lambda is equal to h divided by mb, which is h divided by p। तो lambda और p आपस में बेटा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ मैंने कई बार बताया आप लोगों को कि ये इधर है लैम्डा, इधर है पी, तो इनवर्सली मतलब लैम्डा बढ़ेगा तो पी घटेगा, तो ये ग्राफ बनेगा इसका बेटा। तो ये ग्राफ मुझे कहां मिल रहा है, बोलिए, इसमें ऑप्शन डी मिल रहा है। ऑलराइट, या the crash course is going to start just after your board examinations, and I urge all of you to be a part of this crash course for NEET and JEE examinations. The most nominal fee and the most expert faculties will be teaching you in this particular crash course, bache. Let me go to home now. Okay, this was one session of your board MCQs. All right, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, तो मैं दूसरा सेशन भी इसी में जोड़ दूंगा बेटा, है ना। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और बाकी सेशन को इसमें एडअप करते हैं और एक ही लेक्चर में इसको डाल देंगे बच्चे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।